हम लोग अपनी स्वीकृति से, अपनी स्वीकृति से, परिवार की सहमति से अध्ययन करने के लिए तैयार हुए हैं। तो जब मैं अपने बारे में देखता था तो यही देखता था कि मेरे किसी पुण्य का प्रभाव है कि मुझे 32 साल की उम्र में ये कंटेंट मिल गया था। मैं उस समय 32 साल का था जब पहला शिविर किया था, और पहले शिविर के छठे दिन मुझे लगा कि आगे की जिंदगी में समझने जीने के लिए कंटेंट है। क्योंकि आगे हमें लगता था कि 30-40 साल मेरे पास है और 30-40 साल में मैं पार लगा लूंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि जिस चीज में समझने में लगता हूँ उसको पूरा ही लग जाता हूँ, मतलब आधा अधूरा नहीं चलता है फिर। तो जितने अवसर मिले नौकरी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, तो इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर पत्नी का और बच्चों का, कि उनकी सहमति, उनकी स्वीकृति बनी रहती है हमेशा। नहीं, हम देखेंगे, आप जाइए, घर में तो चर्चा होती है, बाकी लोगों के बीच में भी चर्चा हो तो अच्छा रहेगा। तो इस कंटेंट के साथ पूरा परिवार एक साथ है। शुरू में तो ये था कि किसी को विरोध न रहे इससे। इसके लिए शिविर में ले जाना, शिविर में घर के अंदर वीडियो चलाना, शिविर में ले जाना, और मैं पहला शिविर अपने परिवार का ही लिया था 2011 में। जब 2009 में 10 में जब अध्ययन करके आया तो पहला शिविर 2011 में, एक साल तो एक्चुअली अध्ययन शिविर जो होता है वो सूचनाओं को लेने का ही शिविर है, एक तरह से श्रवण शिविर है, पठन शिविर है। उसमें पढ़ने की आदत बन जाती है और पढ़ा हुआ समझ में आने लग जाता है, इतना होता है अध्ययन शिविर में। तो इतना मेरे साथ हो गया था। लेकिन उसके बाद एक साल में फिर से पढ़ा सबको कि चीजों को समझने के लिए, और फिर जो वीडियो उस समय थे, आदरणीय बाबा जी के वीडियो थे, 17 वीडियो थे, सह अस्तित्ववादी विज्ञान करके, आज भी यूट्यूब पे है। उस समय तो सीडी हुआ करते थे, यूट्यूब इतना प्रचलित नहीं था, इतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं हुआ करते थे कि उस पर देखें। तो वो देखते थे और अब किताब को पढ़ते हुए काफी चीजें पकड़ में आने लगी। तो मैं पहला शिविर अपने परिवार का ही लिया था। डेली शाम को 3 घंटा घर के अंदर बोर्ड लगा के, और 15 दिन तक इस काम को किया। जैसे स्कूल से मैं 3 बजे आ जाता था और 4 से 7 उनका शिविर चलता था। फिर 7 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता था, खाना बनाना, चीज करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो 4 से 7 या कभी 3:30 से 6:30 मैं 3-3 घंटे 15 दिन परिवार का ही शिविर शुरू में लिया। क्योंकि वैसे भी जांचने की सबसे सॉफ्ट जगह भी परिवार है। परिवार ऐसी जगह है जो आपकी सब गलतियां माफ कर देता है, और परिवार ही ऐसी जगह है जो आपकी गलतियां बता भी देता है। माफ करना मतलब, माफ करने का मतलब उस सेंस में कह रहे हैं, क्षमा नहीं कह रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं। तो माफ करने का मतलब हुआ कि परिवार उन गलतियों को कहीं दूसरे जगह नहीं बताता है। परिवार अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्य जो गलतियां कर देते हैं तो उन गलतियों को कहीं बाहर नहीं बताता है। बाहर कहीं आपने गलतियां किया तो अगर संबंध नहीं स्पष्ट है तो 10 जगह उन गलतियों को बताएंगे, है कि नहीं? तो मैं इसीलिए परिवार में शिविर लिया कि कोई गलती होगा तो कम से कम वो बाहर तो नहीं बताएंगे कि इनको समझ में नहीं आया है, और दूसरा जो गलती होगी वो बता भी देंगे। तो 15 दिन तक परिवार के बीच में शिविर लिया। 2011 में फिर मैं 2011 में परिवार का शिविर लिया। फिर महाराष्ट्र में पहला शिविर लेने में गया था, वहां भूकंप आया था, जहां नहीं, महाराष्ट्र लातूर में गया था। तो लातूर में शिविर लेने गया, बहुत पहले, सब 2000 उसके पहले आया था। लातूर का भूकंप काफी फेमस था, काफी लोग उसमें जान गंवाए थे। फेमस का मतलब बहुत तो चर्चा में आया, बहुत लोग उसमें निधन हुआ था। लातूर और औरंगाबाद ना 2 जगह आया था एक साथ। तो लातूर में शिविर लेने गया सरकारी लोगों का, सरकारी टीचर्स का।
तो वो थोड़ा लातूर जो है वो मराठवाड़ा बेल्ट है, तो वहां भाषा को लेकर के बहुत रिजिड है लोग, लैंग्वेज को लेके। तो पहले दिन ही जब बातचीत शुरू हुई तो शाम तक ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें आपको नहीं सुनना है। मतलब पूरे दिन आप बोले हो और शाम को कोई कहे कि हमें आपको नहीं सुनना है। तो मैंने पूछा क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा या मैं अच्छा नहीं लगा या कंटेंट अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं, हिंदी भाषा में हमको नहीं सुनना। हमने कहा अंग्रेजी? बोले अंग्रेजी में भी नहीं सुनना, हमको मराठी में सुनाइए, हम मराठी के अलावा कोई भाषा नहीं जानते। अच्छा, मुझसे बोल रहे थे हिंदी में ज्यादातर लोग, और बोले कि मुझे मराठी में सुनना। वो भाषा को लेकर थोड़ा वहां पर उस एरिया में थोड़ी रिजिडिटी है। वो जैसे जैसे और नीचे जाएंगे तो फिर तमिलनाडु और अन्य जगहों पर भी बढ़ गया है। तो हमने कहा देखिए, अब हमको तो हिंदी आती है और अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, मतलब टर्मिनोलॉजी जो आएंगी वो अंग्रेजी में बता देंगे, इतना ही आता है हमको। मराठी तो मुझे आती ही नहीं। अब आपके सरकार ने मुझे शिविर में बुला दिया, जैसे आप बाई ऑर्डर आए हो वैसे मैं भी बाई ऑर्डर आया हूं। तो मेरे लिए भी चिट्ठी गई थी तो मैं आ गया, सरकारी ढंग से मैं भी आया हूं, अपने स्टेट से रिलीव होकर आया हूं गवर्नमेंट के द्वारा। बकायदे वो मेरे लिए सरकारी ऑर्डर एससीईआरटी महाराष्ट्र भेजी थी और अपने एससीईआरटी के माध्यम से मैं रिलीव होकर गया था, सर्विस में रहते हुए गया था। मतलब हमारे लिए तो पूरा दरवाजा इतना बढ़िया खुला था कि इस काम के लिए भी हमको ऑर्डर मिल जाते थे। तो बोले नहीं, हमको तो नहीं करना है शिविर, हम आपको नहीं सुनेंगे, हिंदी भाषा में तुम सुनेंगे ही नहीं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कल से शिविर नहीं चलेगा। हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मतलब हमें हमारी कोई बाध्यता तो है नहीं, इससे ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं लेंगे तो हमारी तनख्वाह घट जाएगी। तो मेरी कोई बाध्यता नहीं है, अब सरकार ने बुलाया है तो आपको नहीं सुनना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब चूंकि कंटेंट दिन भर चला था, अब एक दिन जो सुन लेता है तो उसमें 10-20% लोग लग ही जाता, नहीं काम का बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, पहले दिन ऐसा कंटेंट लाया भी जाता है कि लोग आकर्षित हो जाए, मार्केटिंग बढ़िया हो जाए। तो मैं चला गया। रात में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे राबिया से, उनका फोन आया कि सर लोग कह रहे हैं कि शिविर नहीं करेंगे, मैंने सुना है। हमने कहा जी। तो हमने कहा ठीक है, अभी टिकट तो मेरा 7 दिन बाद का है, लेकिन अब देखता हूँ कोई उपाय करके निकल जाऊंगा। तो बोली नहीं सर, उन्हीं के बीच में से 10-15 लोगों का मेरे पास फोन आया कि शिविर चलवाइए। हमने कहा तो 15 लोगों का चलवा दीजिए, बाकी लोगों को भेज दीजिए। तो बोली नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, अभी सुबह तक आपको बताऊंगी। तो सुबह फिर आए तो सारे लोग बैठे थे, तो मैं वहीं रहने का मेरा इंतजाम था पीछे, तो मैं अपने कमरे में ही था, तो बुला के लाए लोग। तो फिर उन लोगों ने कहा, जो 15 लोग तैयार थे, उन लोगों ने कहा नहीं, कंटेंट बहुत बढ़िया है और हम लोग सुनेंगे इसको, और उन लोगों से कहे जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है उनको हिंदी हम बाद में मराठी में समझा देंगे, एक बार लंच ब्रेक में समझा देंगे, एक बार बाद में समझा देंगे, लेकिन ये शिविर चलेगा। तो इन लोगों की आपस की बातचीत कोई हुई रही होगी, इस पे लोग सहमत हो गए। उसके बाद पूरा 8 दिन शिविर चला, हिंदी में ही चला, हिंदी अंग्रेजी। जिनको हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती थी वो मराठी में क्वेश्चन करते थे, कोई हमें बता देता था उसका हिंदी। देखिए, कंटेंट के मामले में भाषा बाधा नहीं है ना। मान लीजिए आप में से किसी को हमसे प्रश्न हिंदी में नहीं कर सकते तो गुजराती में कर दीजिए। तो मैं थोड़ा बहुत गुजराती समझता हूँ, नहीं समझूंगा तो आप में से कोई हमको बता देगा, तो काम तो चल ही सकता है ना। जैसे नेपाल जाता हूं तो मुझे नेपाली बोलनी नहीं आती है, बहुत कम टूटी फूटी बोलता हूं। उनको हिंदी समझ में आती है, लेकिन हिंदी बोलना बहुत से 80% लोग नहीं आती, तो नेपाली में बोलते हैं, मुझे नेपाली समझ में आती है पूरी। जहां थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती है कोई हमको बता देता है। और वहां शिविरों का पूरा डिमांड है, हर महीने 2 शिविर चाहिए। तो कंटेंट अगर पकड़ में आया तो भाषा बाधा नहीं है। 8 दिन बढ़िया से शिविर हुआ। 8वें दिन जितने लोगों ने विरोध किया था भाषा को लेकर के, बहुत तेज आवेश में थे, वो सारे लोग 8वें दिन अपने घर बुला के ले गए। वो सम्मान वहां करते हैं, साल देना, नारियल देना, ये वहां सम्मान का मराठवाड़ा में तरीका है। हर घर में वो
एक चार कटोरियों वाली वेल्डिंग की हुई है बर्तन रहता है, जिसमें चावल और रोली ये सब रहता है। आप जानते हैं वहां के बात? अच्छा, तो मराठवाड़ा में भी वो था, तो उससे तिलक लगाना, फिर साल देना, नारियल हाथ में देना, सभी मतलब बिल्कुल ही एकदम प्रसन्न थे। तो अभी बुला के सम्मान करने का मतलब क्या था कि उनको अंदर कोई अपराध बोध तो हो रहा था कि कंटेंट बढ़िया था, आदमी भी बढ़िया है मैं बेवजह भाषा के कारण विरोध कर दिया। तो भाषा तो अलग अलग होगी, भाषा एक थोड़ी हो सकती है, भाषा कभी भी एक नहीं हो सकती ना, क्योंकि भाषा जो है वो परिवेश के अनुसार विकसित हुई है तो भाषा तो रहेगी ही रहेगी, एक थोड़ी हो सकती है। हाँ, काम चलाने के लिए इंग्लिश को कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाया, भारत में काम चलाने के लिए हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाया, नहीं चलता अंग्रेजी को बनाया। तो मूल में आदमी है, भाषा मूल है। भाषा का मतलब क्या होता है? भाषा, भाषा इसको भास से आया है, भाषा। भास का मतलब पहचान, पहचान। जो कहते हैं मुझे भास रहा है, ठीक है, आभास हो रहा है, भास हो रहा है, तो जिससे भास जाए, जिससे भास जाए वो भाषा है। भासना क्या चीज है? क्या चीज भास जाए? सत्य ही भास होने की जरूरत है, असत्य को आभास होने की जरूरत नहीं। इस दर्शन में भाषा की परिभाषा है, जिससे सत्य भास जाए वो भाषा है, जिससे सत्य हमें पहचान में आ जाए वो भाषा है। अगर हमें सत्य पहचान में आ गया है तो फिर मैं किसी भी भाषा में उसको बता सकता हूं तो चूंकि ये दर्शन हिंदी भाषा में लिखा, जैसे आदरणीय नागराज जी कन्नड़ी थे, कर्नाटक के थे, उनकी भाषा कन्नड़ थी, लेकिन दर्शन हिंदी भाषा में लिखे। तो हम लोगों ने पूछा कि आपको क्या सूझी ऐसी कि आप इसको हिंदी भाषा में लिखे, कन्नड़ी में लिख सकते थे, या जैसे और सारे दर्शन संस्कृत में है वैसे संस्कृत में लिख सकते थे। बोले देखिए, मुझे थोड़ी पता था कि दुनिया से लोग आएंगे सुनने समझने के लिए, तो मैंने जहां साधना किया अमरकंटक में, वहां की भाषा हिंदी थी, तो मुझे लगा हिंदी में ही लिखनी चाहिए, क्योंकि बात तो इन्हीं से करना है। तो बात इनसे करना है तो हम कन्नड़ी में लिख देंगे तो बात कैसे करेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में सब लिख दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको अलग अलग भाषा में करिए। अब भाषा बदलाव तो आसान है, थोड़ा कर लीजिए। तो अभी लगे हुए हैं लोग, जैसे गुजराती में हो गई है 1-2 किताबें, ठीक है, और भी हो रही है। फिर अभी हापुड़ में आमिर भाई आए थे, आमिर अमरोही, अमरोहा के रहने वाले हैं, वो उर्दू में इसको कर रहे हैं ट्रांसलेट। वो गौरी दीदी है, वो उसको तमिल में कर रहे हैं, उसमें तेलुगु में कर रही है, आंध्रा की रहने वाली है। श्रीराम भैया और कोई और मिलकर तमिल में कर रहे हैं। स्वर्णा दीदी और ये बुल्ढाना वाले खर्चे जी, क्या नाम है उनका, गजानन खर्चे जी, ये लोग मिलकर मराठी में कर रहे हैं। अभी तेजपुर यूनिवर्सिटी में डमरू भाई जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं असम में, वो असमीज में और उड़िया में कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, 10 साल लगेगा, लेकिन भाषा में बदल जाएगा। अंग्रेजी में अभी बहुत तेजी से ट्रांसलेशन हो रहा है, इसमें राकेश गुप्ता जी, अशोक गोपाला जी, संजीव चोपड़ा जी, ऐसा पूरा ग्रुप है जो मिलकर कर रहे हैं उसको। तो जिस भी भाषा में, तो एक बार समझ में आ जाता है तो भाषा बदल सकते हैं, समझ में नहीं आया तो भाषा बदल के क्या करेंगे। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं इसको आसान कर दीजिए, आसान कर दीजिए, तो जब समझ में आएगा तो आप ही आसान कर देंगे। पहले ही आसान कर देंगे तो समझेंगे क्या चीज आप फिर तो लगेगा नहीं हमको तो ये पक्का, क्योंकि जैसे ही भाषा को आसान करते हैं वस्तु दूर हो जाती है। भाषा कन्वर्ट करना अलग चीज है, ट्रांसलेट करना अलग चीज है, लेकिन आसान करना तो कहीं वास्तविकता दूसरी न चली जाए, ये मुद्दा है। इसलिए जैसा है उसको वैसा ही समझा जाए, बार 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 उसको ध्यान दिया जाए, वस्तु पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए तो समय लगता है, क्योंकि भाषा को डाइल्यूट कर देने में सत्य दूर हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो भाषा को हमने इस समय, कोई भाषा सही बची नहीं, तो जो भाषा को हमने डाइल्यूट कर दिया उसके कारण ही सब लोग जो है वो सत्यता से और इन चीजों से दूरी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है।
जैसे भाषा को भी क्या बोलते हैं, भाषा का मतलब कम्युनिकेट करने की चीज मान लिया लोगों ने, कम्युनिकेशन के लिए, जबकि भाषा का मतलब जिससे सत्य भास जाए वो भाषा है। अब सत्य भास ही नहीं रहा है और आप बोले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो कल जो है शाम के समय कोई प्रश्न मैंने दिया था, शायद ध्यान से उतर गया होगा, जैसे परसों दिया था एक प्रश्न, क्या हाँ, आपके अंदर कौन सी वो अच्छी बात है जो आप अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं। तो कल शाम को मैं भूल गया था, तो आज मैं एक प्रश्न भी देता हूं, थोड़ी देर में सोच के बताइए। मैं लिखा था उसको उसी भाषा में बोलता हूं। तो जब से आपने जन्म लिया है और आज तक की यात्रा है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, किसी की 20 साल होगी, 25 साल होगी, तो जो भी जन्म से लेके आज तक की यात्रा है उसमें बिना प्रतिफल चुकाए आपको क्या क्या मिला है? बिना कुछ दिए, पैसा या कुछ सामान दिए हुए आपको जो कुछ भी मिला है, मतलब उसका पे आपने नहीं किया। तो ऐसा क्या क्या चीजें मिला है, और आप जो है अब तक क्या क्या चीज है कि जिसको बिना पे किए हुए दिए हैं? लंबा क्वेश्चन है, नमस्ते, थोड़ा लंबा है, इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। नमस्ते परेश भाई, नमस्ते। तो इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं भी सोच रहा था अभी लोग आ रहे होंगे, इसीलिए कुछ और बात कर रहा था। संडे है ना। तो प्रश्न आप तक गया? एक तो आज तक आपको जितनी चीजें बिना पे किए हुए, बिना कुछ प्रतिफल चुकाए मिली है, और आज तक आपने किसी को बिना प्रतिफल के जो चीज दिया हो, उन दोनों की लिस्ट अलग अलग बनाइए, ठीक है? प्रश्न लिख लीजिए, लिस्ट बना के लाइएगा कल। अभी एक प्रश्न और इसमें कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, कल इसको चर्चा करेंगे। एक प्रश्न और कर सकते हैं कि दूसरों के बारे में आपको जितने विचार आते हैं उसमें से कितना प्रतिशत आप दूसरे को बता सकते हैं? दूसरा मतलब आपका संबंधी ही, जो संबंधी नहीं उसके बारे में क्या विचार आएगा? आपके संबंधी के बारे में, संबंधियों के बारे में जितने विचार आपके मन में आते हैं उसमें से कितना प्रतिशत आप उनको बता सकते हैं? दोनों प्रश्न चला गया। तो एक प्रश्न तो कल के लिए है कि सूची बनाना है कि कितनी चीजें आपको बिना पे किए हुए मिली है, बिना कोई प्रतिफल चुकाए आपको मिली है, और कितनी चीजें आपने बिना कोई प्रतिफल लिए हुए दिया है या किया है, बिना पेमेंट लिए हुए किया है। इसको थोड़ा सा कल्पना में दौड़ाए। देखिए, शिविर, जीवन विद्या शिविर क्या है? जीवन विद्या शिविर में हमारा ध्यान ऐसे जगहों पे ले जाया जाता है जहां यूजुअली हमारा ध्यान नहीं जाता, इन जनरल नहीं जाता, सामान्यतया नहीं जाता। उसी को अनछुए पहलू बोलते हैं, अनछुए पहलू। तो जो अनछुए पहलू है वहां हमारा ध्यान ले जाया जाता है। तो ये सब अनछुए पहलू है जहां हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। जैसे हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है
चम्मच भी मैं गांव से लेके नहीं आया था, मैंने अथ से इति तक अपने दम पे खड़ा किया है शहर में। हमने कहा बहुत बढ़िया, किस एज में आप आए थे? बोले मैं 23 साल की उम्र में शहर आ गया था। हमरा 23 साल के शहर में उम्र में आपको बोलना आता था? बोले हाँ जी आता था। तो हमने आपको बोलना सिखाने में कितने लोगों ने मदद किया था? तो बोलने लगे बहुत लोग, स्कूल से लेके घर तक। हमने कहा आपको अपना सुसी पोटी साफ करने आता था? बोले हाँ जी आता था। अरे मैं बड़ा हो गया था। हमने कहा इसको सिखाने में कितने लोगों ने मदद किया? आपको चलना आता था? बोले हाँ जी आता था। ये चलना सिखाने में कितने लोगों ने मदद किया? आपको खाना खाना अपने हाथ से आता था? बोले हाँ जी आता था। हमने कहा कितने लोगों ने? हमने लिस्ट बनाई। आप 23 साल की उम्र में आने तक हजारों लोगों ने आपका मदद किया है, तब आप यहाँ आए हैं। अब आप बोल रहे हैं कोई नहीं कुछ किया है, मैं ही सब कुछ किया। और यहाँ आकर के भी ये बिल्डिंग के आपको बनाने आता है? आप एक ईंट रख पाते हैं, रख सकते हैं? नहीं जी। मतलब आपको पैसा भी दे दिया जाए तो भी आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप फर्नीचर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहां भी आपकी सबने मदद ही किया है। फिर भी हमारी भाषा ये बनती है कि मैंने हद से इति तक खुद अपने दम पे किया है। अच्छा एक और आ गया, मैं सेल्फ मेड हूं। सेल्फ मेड हूं, ये भाषा चलता है नहीं गुजरात में? मैं सेल्फ मेड हूं। सेल्फ मेड आदमी कैसे होगा? कम से कम जन्म तो माता पिता ने दिया ही है। चलना बोलना पढ़ना लिखना खाना खाना, ठीक है, दूसरों के साथ कैसे बात करना है, मतलब बहुत सारी चीजें हम सब सारी चीजें सीखे ही है। फिर भी हम बोलते हैं मैं सेल्फ मेड हूं। तो सेल्फ मेड तो मुश्किल है। तो ऐसे हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हम लोग हैप्पीनेस में एक गतिविधि कराते हैं, उस गतिविधि का नाम है भोजन की थाल। भोजन की थाल, तो उसमें ऐसा है कि सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे हैं, खाना लग गया है, तभी पिताजी बोलते हैं कि अभी खाना थोड़ा देर रुक के खाओ सब लोग, मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर दे, बताइए। तो बोले भोजन की थाली में क्या क्या है आप लोग देख लीजिए। देख लिए, तो बोले इसमें रोटी है। बोले अच्छा रोटी, ये रोटी जो आपको मिल रही है ये रोटी कैसे मिल रही है? तो बोले मम्मी ने बनाया है, मेड ने बनाया, जो भी बनाया। बोले वो कैसे बनाए? आटे से बनाए। आटा कहां से आया? तो बोले दुकान से आया। दुकान में आटा कहां से आया? मिल से आया, जहां उसको पीसा जाता है। वहां आटा बना कैसे? गेहूं से आया। गेहूं कहां से आया? खेत से आया। खेत में कितना टाइम गेहूं उगने में लगता है? अभी तो शहर वालों को भी पता नहीं। विश्वनगर शिविर में एक बच्ची थी छोटी, उससे मैंने पूछा, ये बता रही हो मिसाल, उससे मैंने पूछा कि आटा कहां से आता है? बोली दुकान से। हमने कहा दुकान में कहां से आता है? बोली फैक्ट्री से। हमने बोला फैक्ट्री में कहां से आता है? बोली फैक्ट्री में कहीं से आता थोड़ी, फैक्ट्री में बनता है। तो आने वाले समय बच्चों के भी नहीं पता रहेगा कि आटा कहां से आता है। तो गेहूं, अच्छा गेहूं कितने दिन में उगता है? तो फिर पता चला कि 3 से 4 महीने में उगता है। और कब उगता है? जब खूब ठंडी पड़ती है। मैंने देखा है, मैं गांव में ठंडी के सीजन में रहा हूं, जब खूब प्रचंड ठंडी पड़ती है और कोहरा शीत पड़ता है, सब लोग कंबल से निकलना नहीं चाहते हैं, उस समय किसान कोहरे से बचाने के लिए गेहूं के खेत में रात में पानी चलाता है। इतने पानी में घुस करके, और लकड़ी का ऐसे हाथा आता है उससे ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन समतल नहीं है, तो ऐसे पानी को उलीच उलीच के हर जगह पहुंच जाता है। किसके लिए कर रहा है? हमारा पेट भरने के लिए। तो उस भोजन की थाल कहानी को हम लोग चर्चा में लाते हैं, फिर ऐसे ही एक एक सब्जी की चर्चा करते हैं। तो ये जो भोजन की थाल सजी है, इसमें कितने लोगों का योगदान है? पता चला हजारों लोगों का योगदान है, तब मेरे भोजन की थाल तैयार हुई है। आपके पैसे से नहीं तैयार हुई। पैसा आपके पास हो और उत्पादन ही ना करे, मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। किसान गेहूं उगाए ही नहीं, आपके पास पैसा हो आप रोटी खा लेंगे? नहीं खा सकते। भाई कपड़ा मैं बाजार से खरीद के लाया हूं तो कोई बनाया है, अगर कोई बनाया ही नहीं होगा तो आपको कहां से मिलेगा? तो इसलिए योगदान को स्वीकार पाना बहुत बड़ी चीज है।
उससे हमको संबंध पहचान में आता है। नहीं तो हमको लगता है वो मैं कंज्यूमर हूं और वो प्रोड्यूसर है, उत्पादन करते हैं, वो भोग करते हैं, बस संबंध नहीं पहचान में आता। इसलिए संबंध का महत्व नहीं पहचान में आता। जैसे एक कहानी हैप्पीनेस में है, छोटी सी 1-1.5 मिनट की, मैं सुना देता हूं। एक बार एक आप लोगों को शायद सुनाया होगा, पेन बड़ा या मित्र, कीमती कौन, पेन या मित्र। तो उसमें एक बच्चा जो है स्कूल में एक कोई महंगी पेन लेके आया है। जब महंगी पेन लेके आया है तो सभी लोग उस पेन को देख रहे हैं। जैसे कोई बच्चा नई चीज लेके आता है तो देखते हैं और दिखा, अच्छा उसका मन भी रहता दिखाऊं सबको, तो सब आके पेन को देखते हैं। तो सब देख लेते हैं, उसके बाद वो घर चला जाता है। जब घर पे जाता है तो उसका एक दोस्त जो उसके क्लास का ही है वो मिलने उसके घर आ जाता है। तो जब घर पे आता है तो इससे बातचीत करता है। उसके बाद इसको, चूंकि बाहर से दूसरे घर से आया है, तो इसको पानी वानी लेने अंदर चला जाता है, फिर पानी वानी लेकर पिलाता उलाता है। उसके बाद ये चला जाता है। जब ये चला जाता है तो ये बच्चा अपना पेन ढूंढता है, इसका पेन मिल नहीं रहा होता। बहुत जगहों पे ढूंढा, पेन मिला नहीं। स्कूल चला गया, जब स्कूल में गया तो देखा एकदम वैसा ही पेन जो दोस्त इसका घर आया था वो लेके लिख रहा है। ये उसके पास जाता है, बोलता है यार तुम तो बहुत बदमाश आदमी निकले, मतलब मैं तो तुमको मित्र जान रहा था, तुम मेरा ही पेन उठा रहा है, बताओ ये अच्छा काम है क्या? तो वो बोलता अच्छा है तुम्हारा पेन है? बोले हाँ मेरा पेन है। बोले ले जाओ। पकड़ा दिया, वो लेके चला गया। फिर वो घर पे गया तो उसका मन हुआ कि आज घर की थोड़ी सफाई करते हैं। तो घर की जब सफाई करता है तो टेबल के नीचे इसका पेन वो मिल जाता है। तो ऐसे दोनों पेन हाथ में पकड़ता है, बोलता है यार मेरा तो ये पेन है, फिर ये तो उसका पेन रहा होगा, विनोद का पेन रहा होगा, फिर उसने मुझे दे क्यों दिया? अभी उधेड़ बुन में आ गया। फिर स्कूल में गया, स्कूल में जाकर उससे बोलता है ये तुम्हारा पेन है, लो। बोला नहीं ये तो तुम्हारा था ना। बोला नहीं मेरा तो ये है। बोले अच्छा तुम्हारा ये है? बोले तुमने क्यों कहा कि तुमने मुझे दे क्यों दिया जब तुम्हारा पेन था? बोले यार तुम ऐसा बोल ही रहे थे कि तुम्हारा पेन है। बोले फिर भी तुमको विरोध करना चाहिए था, नहीं ये मेरा है। बोले नहीं, मेरे लिए मित्र कीमती है, पेन कीमती नहीं है। मेरे लिए दोस्त कीमती है, पेन कीमती नहीं है। तो वस्तु जो है, अब इस पे चर्चा होती है। फिर इतना तो कहानी है, लेकिन हैप्पीनेस एक कहानी नहीं है। अब इस पे चर्चा क्लास में कराते हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जब आपने अपने किसी दोस्त पे शंका किया? तो बच्चे बताते हैं। अभी यही आनंद निकेतन में ही पिछली बार 7th के बच्चों में कहानी में सुनाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी घटना सुनाया। इसने इसके ऊपर मुझे शंका हो गई थी, बाद में पता चला कि नहीं ये तो अच्छा आदमी है, तो मैं बहुत रोया। तो वो बच्चे बोलते हैं आप पे किसी ने कभी शंका किया? तो जब आप किसी पे शंका किए और बाद में पता चला शंका ठीक नहीं था, तो आपको कैसा लगा? आप पे किसी ने शंका किया और बाद में जब उसको लगा नहीं ऐसा नहीं था, तो आपको कैसा लगा? ऐसे करके इस पे प्रश्न करते हैं। एक्चुअली कहानी सुनाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, मतलब एक्सप्लोर के लिए, कि अपने अंदर भाव बने। फिर जो है उस पे चर्चा करते हैं कि वो उसको बोल सके, क्योंकि भाव को निकलवाना कठिन काम है। तो इसके लिए वैसे क्वेश्चन चाहिए थे। तो हैप्पीनेस करिकुलम की जो स्टोरीज है या एक्टिविटी है, उनके क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, भाव को निकालने वाले। तो ये जो आपको विचार का प्रश्न 2 दिया गया, मैंने 2 विचार के लिए प्रश्न दिए हैं। एक तो प्रश्न ये दिया है कि आज तक की जिंदगी में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मिली हैं और उसका आपने पे नहीं किया है, मतलब बिना प्रतिफल दिए हुए आपको मिली है, आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। फिर आप कौन कौन सी ऐसी चीजें लोगों के लिए किए हैं या दिए हैं जिसका आपने पे नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं लिया, कोई प्रतिफल नहीं लिया, यानी प्रतिफल की अपेक्षा के लिए आपने वो काम नहीं किया। इसकी लिस्ट बनाएंगे, कल इसको देखेंगे। दूसरा मैंने कहा कि आपके अंदर आपके संबंधियों के बारे में, किसी एक संबंधी या और संबंधी के बारे में जितने विचार आते हैं उसमें से कितना प्रतिशत आप उस संबंधी को बता सकते हैं।
उसमें से कितना प्रतिशत आप अपने संबंधी को बता सकते, ये दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर शाम तक लेंगे, इसको चलाते रहेंगे। हाँ जी, बढ़िया। चलिए, तो कल जितनी चर्चा हुई उसमें से जो बात आपको पकड़ में आई है, जितनी चीजें, कोई फ्लो बना है तो 2-3 लोग शेयर कर दीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। बोलिए, बोलते रहिए, मैं तो लिखता रहूंगा। अभी 4:30 क्रिया तक की चर्चा हुई है। तो भैया अभी जो कल वो सिखा था कि मान्यता में ही पूरा वो चलता रहता है सुखी होने का कार्यक्रम। तो अभी जो मान्यताएं हमारी बन चुकी है, इससे सुखी होते हैं। तो वो जैसे आपने ये जो एग्जांपल दिए ना, उससे पता चलता है कि कैसे असली सुख कहाँ है, और जो मानते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें क्लियरिटी आ रही है, और अभी ये एक्टिविटीज करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ऐसा लग रहा है। बढ़िया। आपका शिविर कितना हुआ है? मेरे 4-5 शिविर हो गए, पर इसमें जो हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। दो मानव के बीच जो वैचारिक मतभेद होता है, उसकी वो क्यों होता है, उसकी एक झलक कल देखने को मिली कि हर आदमी अपने सुख का चयन अपने अपने आस्वादन अनुसार करता है। आस्वादन तुलन क्रिया के आधार पर होता है, प्रिय है तो लाभ की दृष्टि। तो चयन कैसे कर रहा है ये भी मालूम पड़ रहा है, आस्वादन कहां से आ रहा है ये भी मालूम पड़ रहा है, प्रिय हित लाभ का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन प्रिय हित लाभ की जो दृष्टि है, जिस चीज का विश्लेषण कर रहा है, वो है उसकी इच्छा, यानी कि चित्रण। तो चित्रण का कोई सोर्स अभी तक नहीं पता चला, और इस चित्रण का सोर्स ना पता चल पाने के कारण एक मानव ना तो अपने चित्रण को दूसरे तक पहुंचा पा रहा है, ना सामने वाले का चित्रण खुद जान पा रहा है, जिसके कारण ये वैचारिक मतभेद हो रहा है। ये थोड़ा सा पता चला मेरे को। बढ़िया। तो यदि चित्रण का सोर्स मालूम पड़ जाए तो शायद ये वैचारिक मतभेद कम हो सके या खत्म हो सके। तो उद्देश्य ये चित्रण का सोर्स जानने का है। बढ़िया। ये भी कल बनाया था इसमें स्लाइड में कि मैं हूं तो मैं क्या हूं, मतलब एक आदमी को देखेंगे तो शरीर है और जीवन है, सेल्फ है, शरीर है। मैं दूसरा भी ऐसा ही है, शरीर है और जीवन है। तो जीवन में विचार चलता है, मेरे भी और दूसरे के भी। शरीर से कार्य व्यवहार होता है, मेरे भी और दूसरे के भी। अब अंतर क्या है कि मैं हूं तो मेरे विचारों का स्रोत कुछ और है, दूसरा है उसके विचारों का स्रोत कुछ और है। तो जब स्रोत ही अलग अलग है तो इसलिए विचार में तालमेल नहीं हो पाता, इसके कारण कलेश होता है। अभी विचारों में तालमेल कैसे होगा, तो स्रोत को पकड़ना पड़ेगा। स्रोत एक जैसा कैसे हो सकता है।
तो इसकी आपने चर्चा किया। हाँ जी, और मुझे कल ये समझ में आया कि चित्रण अभी टाइम टू टाइम वाला था, तो उसी की वजह से आस्वादन और चयन टाइम टू टाइम वाला होता था, और मैं चाहती हूँ निरंतर सुख, तो उससे वो हो नहीं पाता था। तो उसकी वजह से वो तीन जो पीड़ाएं मिलती है कि वर्तमान का विरोध, भूतकाल की चिंता और मतलब भविष्य की चिंता और भूतकाल की पीड़ा वो बनी रहती है, तो वो दिखता। तो अभी चित्रण वो टाइम टू टाइम वाले की तरह से नहीं, लेकिन जो निरंतर है उसका करना पड़ेगा, तो उसका आधार स्पष्ट होगा तो तभी होगा, मुझे लगता है। हाँ जी, बढ़िया। चित्रण का सोर्स जो है, जैसे यहाँ विचार जो कह रहे हैं कि विचार का स्रोत, तो विचार मतलब विश्लेषण, विश्लेषण क्रिया। उसका आधार क्या है? तुलन। तो तुलन का आधार, मेरे तुलन का आधार मेरा प्रिय हित लाभ, दूसरे के तुलन का आधार उसका प्रिय हित लाभ। अब उन दोनों को कनेक्ट करिए, इसको और इसको। ये अलग जो है स्रोत, किसको कह रहे हैं कि विचार के आधार पर मैं भी जी रहा हूं, विचार के आधार पर दूसरा भी जी रहा है। तो विचार का मतलब विश्लेषण, विश्लेषण का आधार तुलन, तुलन की दृष्टि प्रिय हित लाभ। तो मेरे तुलन की दृष्टि प्रिय हित लाभ, दूसरे के भी तुलन की दृष्टि प्रिय हित लाभ। तो मेरा प्रिय अलग, मेरा हित अलग, मेरा लाभ अलग, दूसरे का प्रिय अलग, उसका हित अलग, उसका लाभ अलग। तो प्रिय हित लाभ के धरातल पे विचारों में तालमेल नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ आके गाड़ी ठहरी है, अटकी तो हुई है बहुत दिनों से, लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें यहाँ आके गाड़ी ठहरी है। ये स्रोत कैसे ठीक होगा, स्रोत कैसे एक जैसा होगा? एक जैसा होगा मतलब आदमी एक जैसा नहीं हो जाएगा, विचार कैसे मिल पाएंगे? तो अभी पकड़ में आया कि प्रिय हित लाभ के धरातल पर विचार नहीं मिल पाएंगे, ये पकड़ में आया। कितना भी कोशिश कर ले नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? आगे इसमें स्लाइड में भी आएगा, अभी इस पर मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं, क्योंकि आप अगर स्लाइड से ना भी कर पाए तो बोर्ड पे कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो मामला सारा कहां है, गड़बड़ी कहां है? सेल्फ में है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, सेल्फ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, यानी सेल्फ को थोड़ा सा आयाम देना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो सेल्फ को बड़ा किया मतलब ये विचार के स्रोत जो है कहीं से भी आ रहे हैं, इसके बजाय अगर मूल्य से आए, ठीक है, माने मूल्य, या इसको कह सकते हैं आगे धर्म आएगा, मूल्य ये भी रखें, मूल्य से आने लगे। मूल्य का मतलब उपयोगिता पहचान में आ जाए, अर्थ पहचान में आ जाए, वहां से विचार आने लग जाए, तो उन विचारों के आधार पर कार्य व्यवहार होगा। उस कार्य व्यवहार का विचार में जाकर के मूल्य के आधार पर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का मतलब मूल्य का आधार पर मूल्यांकन। तो मूल्य से मेरे विचार बन रहे हैं, उन विचार के आधार पर कार्य व्यवहार हो रहा है। ऐसे कार्य व्यवहार के बाद जब विचार में उसका इनपुट जा रहा है और ऐसे इनपुट का फिर मूल्यांकन हो रहा है, ऐसा मैं कर रहा हूं, और ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं, मेरे जिंदगी में जो है मेरे विचार अब कहीं से नहीं आएंगे। कहां से आएंगे? उपयोगिता या मूल्य को पहचान करके आएंगे, क्योंकि मैं मूल्य को पहचान गया हूं। तो मूल्य पर आधारित मेरे विचार आएंगे। अगर मैं मेहनत किया हूं तो, अगर दूसरे ने भी इतना मेहनत किया, क्योंकि मेहनत करने का ठेका मेरे ही पास थोड़ी है, दूसरा भी कर सकता है, क्योंकि दूसरा भी मेरे ही जैसा है, वो भी उपयोगिता को पहचानता है, मूल्य को पहचानता है। तो उसके भी जो विचार हैं वो मूल्य से आएंगे और उसके आधार पे कार्य व्यवहार होगा, फिर इनपुट ऐसा जाएगा, फिर मूल्य के आधार पे मूल्यांकन होगा। तो यहाँ विचार में तालमेल की संभावना है। यहाँ विचार में तालमेल की संभावना है, यानी मूल्य को समझना पड़ेगा, उपयोगिता को समझना पड़ेगा। मतलब एग्जिस्टेंस, उपयोगिता का मतलब क्या होता है?
उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता, मैं उपयोगी हूं, आप उपयोगी हैं, ये हॉल उपयोगी है, ये शहर उपयोगी है, ये कैसे पता चलेगा? है? हाँ, तो भागीदारी से उपयोगिता पहचान में आती है। भागीदारी कैसे पहचान में आएगी? हाँ, व्यवस्था समझ में आएगा तो भागीदारी पहचान में आती है। जैसे ये यहाँ शिविर चल रहा है, तो ये शिविर एक व्यवस्था है। अब इसमें जैसे कल ये अमिता ने बोल दिया कि मैं आगे बैठती हूँ तो तुलसी वाला पानी गर्म करती हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी वो गर्म बोले परसों कि भैया आप पानी कम पीते हैं, तो मैं बोला कि बोलने के क्रम में मुझे भूल जाता है कि पानी पीना है, तो ये बोली कि मैं देती रहूंगी टाइम टाइम पर। अब इसने इस शिविर की उपयोगिता को पहचान के अपनी भागीदारी को पहचान लिया, ठीक है। तो अब इनके पानी देने से शिविर मतलब मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया कि मुझे पानी का ध्यान नहीं रखना है, तो मेरा बोलने पर ही ध्यान है, नहीं तो मेरा पानी पर भी ध्यान रहता, तो थोड़ा और मैं अच्छे से बात को रख पाऊंगा। ऐसे ही इनको पता है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है वो जिसको करना था वो उधर विश्वनगर चले गए हैं, वहां पे शिविर चल रहा है अजय भैया का, तो बोले मैं ही कर देता हूँ, मैंने काम किया भी है पहले परम जी, तो बाकी सारे काम को करते हुए रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के कि नहीं जी हमको इतना सारा काम है, आप बोलो रिकॉर्डिंग भी करना है। तो विरोध से नहीं, गिला शिकवा शिकायत से नहीं, तो व्यवस्था को समझ रहे हैं कि इस रिकॉर्डिंग जरूरी है और मुझे वो आती है, और जिनको करना है वो आए नहीं है, आ नहीं सकते हैं। तो व्यवस्था को समझ रहे हैं तो भागीदारी को पहचान पा रहे हैं। अगर व्यवस्था समझे ही नहीं है तो भागीदारी को क्या पहचानेंगे? तो फिर उपयोगिता को क्या, तो मैं उपयोगी कहाँ हो पाऊंगा? कैसे पता चलेगा मैं उपयोगी हूं? मैं अपने परिवार में उपयोगी हूं, कैसे पता चलेगा? जब मेरे कारण परिवार में कोई कलेश नहीं होगा। अगर मेरे कारण ही परिवार में कलेश है तो मैं उपयोगी कहाँ हूं? परिवार में। मैं कितना भी पढ़ लिया हूं, कितनी भी डिग्री मेरे पास है, कितनी भी मैंने पीजी, एक मेरे मित्र दिल्ली में 6 सब्जेक्ट से एमए किए, 6 सब्जेक्ट से एमए किए, और एक में पीएचडी किए है, दूसरे से पीएचडी का फिर रजिस्ट्रेशन कराए, और अपनी बोलते हैं बस भैया मैं समझने के लिए पढ़ रहा हूं, और उनका और उनकी पत्नी से नहीं पढ़ता है, दोनों दूर दूर उसी शहर में दूर दूर रहते हैं, 3-4 साल से लोग साथ में नहीं रहते। तो वो डिग्री का क्या करें? 6 सब्जेक्ट का क्या करें? ठीक है, तो मैं कितनी भी डिग्री ले लिया, मैं कितने भी बाहर दूर पढ़ लिया, कितना भी मैं जो है अच्छा अखबार में अपने को छपवा दिया, वो कोई मतलब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरे कारण परिवार में कलेश है। तो मेरे कारण अच्छा वो बोलते भी है कि नहीं मेरे कारण ही है, बोलते हैं कि मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं किसी को, बोले मेरे अनुसार अगर कोई नहीं किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। एक ज्ञान संपन्न लोगों की भी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, उनको लगता है मैं ज्ञानी हूं तो मेरे अनुसार ही सब होना चाहिए। भाई ज्ञान आपको सब्जेक्ट का होगा, ज्ञान आपको किसी एक विशेषज्ञता का होगा, आपको जिंदगी का ज्ञान है क्या? अगर जिंदगी का ज्ञान है तो आप क्षमा पूर्वक जिएंगे, यानी सामने वाले की योग्यता से प्रभावित नहीं होंगे, सामने वाले के हरास पक्ष से आप प्रभावित नहीं होंगे, तब तो कहा जाएगा कुछ समझ है। तो अब मेरा जो है कोई काम नहीं आ रहा है, तब मैं कैसे बोलूं मैं उपयोगी हूं? अब मैं इस शिविर में कैसे उपयोगी हूं? मैं शिविर में बैठा हूं, शिविर में सुन रहा, अब इसी में मोबाइल में गाना बजाने लगे कोई, नहीं जी मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो गाना सुनने का मन कर दिया, तो हम बोलते नहीं बाहर जाके बजाए, नहीं मैं यही बजाऊंगा, आपको क्या दिक्कत है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अब उस शिविर में उपयोगी हो पाएंगे या शिविर उपयोगी हो पाएगा? तो कुल मिलाकर के हमको पहचानना पड़ेगा, समाज में मेरे कारण अगर भय है, समाज में मेरे कारण अगर भय है तो मैं समाज के लिए उपयोगी नहीं। प्रकृति में मेरे कारण अगर असंतुलन है तो मैं प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं। मेरे में मेरे कारण ही तनाव है,
मेरे में तनाव, मैं तनाव पूर्वक जी रहा हूं, तो मैं स्वयं अपने लिए भी उपयोगी। ये चार चीजें होती हैं भैया। ये दोनों मार्कर नहीं चल रहे हैं, इसमें अच्छे वाले हैं। ये जो चार चीजें हैं, अच्छा वहां रखा तो हुआ ठीक। चार चीजें हैं, हम चाहते क्या है? स्वयं में तनाव मुक्ति, स्वयं में तनाव मुक्ति चाहते हैं। परिवार में क्लेश मुक्ति, क्लेश मुक्ति। समाज में भय मुक्ति। प्रकृति में असंतुलन से मुक्ति। ये चार चीजें चाहते हैं। तो मैं स्वयं के स्तर पे कैसे उपयोगी हूं, परिवार के स्तर पे कैसे उपयोगी हूं, समाज के स्तर पे कैसे हूं, प्रकृति के स्तर पे कैसे उपयोगी हूं? तो मैं स्वयं के स्तर पे तभी उपयोगी हूं जब मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं। मैं परिवार के स्तर पे तभी उपयोगी हूं जब मैं परिवार में क्लेश मुक्त हूं, यानी मेरे कारण परिवार में कोई क्लेश नहीं है। समाज के स्तर पे कैसे उपयोगी हूं जब मेरे कारण समाज में कोई भय नहीं है। मैं प्रकृति के स्तर पे कैसे उपयोगी हूं जब मेरे कारण प्रकृति में कोई असंतुलन नहीं है। यही शिक्षा से उपलब्धि भी है। इसी को अपना एक वाङ्मय है विष्णु पुराण, अगर किसी ने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है, ज्ञान वो है जो मुक्त कर दे। क्या मुक्त कर दे? इन्हीं चार चीजों से मुक्त कर दे। स्वयं में तनाव मुक्त, परिवार में क्लेश मुक्त, समाज में भय मुक्त, प्रकृति में असंतुलन से मुक्ति। यही मुक्ति है। ये चारों ही मुक्ति चाहिए, इसमें से एक भी कम रहेगा तो नहीं चलेगा, और पांचवा कुछ चाहिए नहीं। हम प्रयास ही इन्हीं चार के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही हैं, सरकारें कर रही हैं, इन्हीं चार के लिए। इसमें से जैसे मैं स्वयं में तनाव मुक्त हो गया लेकिन परिवार में क्लेश है, चलेगा? नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हो गया, परिवार में क्लेश नहीं है, समाज में भय है, चलेगा? नहीं चलेगा। हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, बहू बाहर से लाएंगे, कैसे होगा? समाज में भय है। मैं तनाव मुक्त हूं, सब परिवार में क्लेश नहीं है, समाज में भय नहीं है, प्रकृति में असंतुलन है, चलेगा? नहीं चलेगा। ये चारों ही चाहिए, पांचवे की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं चार के लिए हम प्रयासरत भी है। अगर देखें तो हम मतलब मैं, परिवार, समाज, सरकार सब मिलकर के इसी चार के लिए प्रयासरत है। ये चारों के लिए, चारों में से किसी एक के लिए अलग अलग चाहिए हमको चारों ही। तो मूल्य पहचान में आना यानी उपयोगिता पहचान में आना। उपयोगिता कब पहचान में आती है? स्वयं में तनाव मुक्ति कब होगा मैं? जब मैं स्वयं को समझ लूंगा। स्वयं को समझा ही नहीं है तो स्वयं में तनाव मुक्ति होगी कैसे? परिवार में क्लेश मुक्त कब होंगे? जब परिवार में संबंध को समझ पाएंगे, संबंध को समझ पाएंगे, मूल्य को समझ पाएंगे। समाज में भय मुक्त कब होंगे? जब समाज में संबंध को समझ पाएंगे। प्रकृति से भय मुक्त कब होंगे? जब प्रकृति से संबंध को समझ पाएंगे। अभी प्रकृति से जो हमारा असंतुलन है, प्रकृति में जो असंतुलन है, उसके कारण प्रकृति थोड़ी है। कोई पदार्थ, कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु असंतुलन के लिए दोषी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोषी मानव ही है, और ग्लोबल वार्मिंग से परेशान मानव ही है। ग्लोबल वार्मिंग कर मानव ही रहा है। मानव ऐसी रचना है जिसको हर चीजें शुद्धतम चाहिए, शुद्धतम। पानी सबसे शुद्ध किसको चाहिए? आदमी को। हवा सबसे शुद्ध किसको चाहिए? मानव को। खाना सबसे शुद्ध किसको चाहिए? मानव को। गंदा कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। किसी भी जीव जानवर को शुद्ध पानी नहीं चाहिए। वो तो कहीं भी पानी पड़ा है वो पी लेते हैं। उनके शरीर की डिजाइन ऐसी है कि उनके शरीर में फिल्टर हो जाता है। उनके शरीर में फिल्टर लगा हुआ है। पेड़ पौधे अपने आप में नेचुरल फिल्टर है ही। पेड़ पौधे नेचुरल फिल्टर है।
वो कोई भी पानी खींचते हैं, लेकिन उनके पौधों के अंदर, उनके जो तने के अंदर, पत्तियों के अंदर, फल और फूल के अंदर, सब्जियों के अंदर, फ्रूट के अंदर अच्छा ही पानी होता है, तभी तो हम खा पाते हैं। खीरा और टमाटर हम कच्चा खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। वो कहाँ उगता है? क्या उसमें आरओ का पानी डाला जाता है उगाने के लिए? टमाटर को और खीरे को और लेटुस, मतलब जो सलाद पत्ती है उसको, बंद गोभी, ये सब जो हम कच्चा खाते हैं, इनके जड़ों में क्या आरओ का पानी डाला जाता है? नहीं। कोई भी पानी जो बोर करके निकाला, तालाब का पानी उसमें डाल दिया, और उससे निकला तो हम उसको धो के उसका पानी हम खाते हैं, पानी खाते हैं ना, उसको चला के खाते हैं तो पानी खा रहे हैं, वो शुद्ध होता है, उसके अंदर तो ऑटोमेटिक फिल्टर लगा हुआ है। इसीलिए शायद नेचुरोपैथी वाले लोग बोलते भी हैं कि पानी कम पीजिए चलेगा, लेकिन फ्रूट, कच्ची सब्जियां और फल ज्यादा खाइए, क्योंकि एक तो कच्ची सब्जियां और फल का एक फायदा है कि कच्ची सब्जियां और फल जो है ये आपके शरीर को पानी देते हैं, और जो अनाज या आग पे पका हुआ खाना है वो आपके शरीर के पानी को सोखते हैं। उनको खाने के बाद आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, वो आपके शरीर के पानी को खींचते हैं। इसीलिए शायद कहते होंगे कि कच्ची सब्जियां और फल ज्यादा खाइए, जिससे कि पानी वो देने वाले हैं। तो वो पानी वो साफ, मतलब उनको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी को स्वच्छ बिल्कुल चाहिए, एकदम शुद्ध चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई मिनरल ना हो तो और बढ़िया हो। अभी आरओ तो ऐसा ही कर रहा है, बहुत सारे आरओ। तो शुद्धतम पानी आदमी को चाहिए, शुद्धतम खाना आदमी को चाहिए, शुद्धतम हवा आदमी को चाहिए, और गंदा इन तीनों चीजों का आदमी कर रहा है। जानवरों को कोई चीज शुद्धतम नहीं चाहिए, ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए। पेड़ पौधों को भी ना शुद्धतम हवा की जरूरत है, ना शुद्धतम पानी की जरूरत है, ना शुद्धतम खाना की जरूरत है। मतलब अपना शुद्ध कर ही लेते हैं वो, जरूरत है नहीं मतलब वो कर लेते हैं, उनके अंदर ये ताकत है। मानव के अंदर नहीं है, तो मानव को शुद्ध चाहिए, मानव शुद्ध को बिगाड़ दिया है। इसका मतलब प्रकृति से संबंध को पहचाना नहीं है, इसलिए प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं हो पाया है। तो प्रकृति के लिए उपयोगी नहीं हो पाया, समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पाया, परिवार के लिए उपयोगी नहीं हो पाया, स्वयं के लिए उपयोगी नहीं हो पाया। यानी उपयोगिता को नहीं पहचाना, मूल्य को नहीं पहचाना हुआ है। तो मैं अगर मूल्य को नहीं पहचाना हुआ हूं, दूसरा भी मूल्य को नहीं पहचाना हुआ है, तो विचार मेरे भी कहीं से आ रहे हैं, दूसरे के भी कहीं से आ रहे हैं, तो विचारों में तालमेल नहीं होगा। विचारों में तालमेल की शर्त ही यही है कि मैं भी मूल्य को पहचाना हूं, दूसरा भी मूल्य को पहचाना है, फिर विचारों में तालमेल की संभावना है। फिर कार्य व्यवहार में तालमेल की संभावना है। मैं परेशान क्यों होता हूं? मैं दूसरे के व्यवहार से परेशान हुआ। जैसे ये एक आदमी है, ये मान लीजिए मैं हूं, मान लीजिए ऐसा मेरा फोटो नहीं है, और ये दूसरा है। अब इसने कोई व्यवहार किया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसने कोई व्यवहार किया इसके साथ और ये दुखी हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस आदमी ने कुछ व्यवहार इस आदमी के साथ किया और ये दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ? इसके व्यवहार से दुखी हुआ। ऐसी भाषा बनती है ना। इसने कोई व्यवहार किया, कोई बिहेवियर इसके साथ किया, कुछ बोला, कुछ कहा, ठीक है, कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसा बनाया, मतलब कोई व्यवहार ऐसा किया और ये दुखी हो गया। ये क्यों दुखी हुआ? क्यों दुखी हुआ? इसके व्यवहार से। क्यों दुखी हुआ? इसके, बोलते रहिए तब मेरा उत्साह बढ़ेगा। हमारे यहाँ क्या है कि कहानी सुनाने में हुकारी भरना पड़ता है। हुकारी भरना जानते हैं? हाँ, बीच बीच में बोलना पड़ता है। कभी कहानी सुनाते थे हमारे बाबा जी, तो नहीं सुनाते थे, बोलते नहीं तुम हुकारी भरते नहीं, तुमको नहीं सुना। तो ये दुखी हुआ क्यों? इसके। ये क्यों दुखी हुआ? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। ये इसके व्यवहार से बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ है, इसके व्यवहार के कारण इसकी मानसिकता में कोई प्रभाव पड़ गया, उससे दुखी हुआ है। इसने कुछ व्यवहार किया, उससे इसकी मानसिकता पे कुछ प्रभाव पड़ा, उससे दुखी हुआ, तो अपनी मानसिकता से ही दुखी हुआ है।
ये तो व्यवहार करेगा ही कुछ ना कुछ। और कभी कभी बोलते हैं नहीं ये तो दुखी करने के लिए है ही, ऐसा मान लेते हैं। तो ये कोई ना कोई व्यवहार करेगा, लेकिन इसके व्यवहार से हम परेशान नहीं है, इसके व्यवहार से मेरी ही मानसिकता पे कोई प्रभाव पड़ा है, उससे मैं दुखी हुआ। अगर मेरी मानसिकता पे प्रभाव नहीं पड़ता तो नहीं। तो काम कहाँ करना है, इस पर कि अपनी मानसिकता पे? अभी हमको लगता नहीं इस पे काम करना है, इसको सुधारना है। इस पे आप काम कर ही नहीं सकते। आपके पास प्राकृतिक विधि से कुछ भी ताकत नहीं है कि आप दूसरे पे काम कर पाए। दिया ही नहीं है प्रकृति ने आपको, कोई भी ऐसी ताकत नहीं दिया है कि आप दूसरे पे काम कर पाए। दूसरे को प्रस्ताव दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, इतना ही आपके पास अधिकार है। वो उसके व्यवहार को बदलने के लिए उसके मानसिकता पे आप कोई काम नहीं कर सकते। जब करेगा तो ये खुद ही करेगा। इसलिए मौज कहां है? अपनी मानसिकता पे काम करने का। तो मेरी मानसिकता पे काम होने से मेरी मानसिकता पे प्रभाव कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। इसी को सूत्र बोला, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना, क्योंकि मैं अपनी मानसिकता से ही परेशान हूं, दुखी या सुखी हूं। अगर आप पहचान पा रहे हैं कि आपका व्यवहार दुखी करने वाला है, तो आपको अपने पे काम करना है मानसिकता पे। जैसे मान लीजिए आप ये हैं, मान लीजिए आप ये हैं और आपके व्यवहार से दुखी हुआ, और आपको पता चल गया कि मेरे व्यवहार से दुखी हुआ है। जनरली ये पता चलता नहीं है, इन जनरल तो हर आदमी को लगता है मैं ठीक ही किया हूं। लेकिन अगर आप होश में हैं और आपको पता चल गया है कि मेरे व्यवहार से दुखी हुआ है, तो जो व्यवहार है वो किस कारण से आया है? विचार से आया है। व्यवहार कैसे हुआ है? विचार से हुआ है। तो मुझे अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, मुझे मूल्य को समझना पड़ेगा, यानी मुझे अपनी मानसिकता पे काम करना पड़ेगा। यदि मुझे पता चल गया है तो, नहीं पता चला है तब तो अपनी फोटो तो सब अच्छा बना के रखे, अपनी फोटो अच्छा, दूसरे की खराब। मजे की बात है दूसरा भी ऐसा ही कर रहा है, आपके फोटो को बिगाड़ रहा है हमेशा। तो इस ढंग से, इसीलिए इसको अध्ययन बिंदु शिविर कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान ले जाते हैं जहां मेरा ध्यान जाता है और हमारे ऊर्जा का अंतर नियोजन शुरू हो जाता है। मेरे ऊर्जा का अंतर नियोजन शुरू हो जाता है। हाँ जी, नमस्कार। तो आज आप ही नए हैं ना, बाकी तो सभी लोग कल भी थे। एक बार अपना परिचय। मैं डॉक्टर ध्रुमिन पंड्या हूँ, गणित का शिक्षक हूँ, स्कूल चलाता हूँ मणिनगर में। और जब भी चांस मिलता है जीवन विद्या के सेशन अटेंड करता हूँ, और जब सेशन नहीं होते तो कमल सर के व्यवहार से काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा शायद वो काम करते हुए मैंने देखा है। वेरी बिजी, बट जो एटीट्यूड अनुप्रिया जी से, वो तो है ही, मेरे पतिदेव है। हाँ वही मैं आपने कहा था ना अपने मूल्यों में आप वो समझेंगे तो विचार में बदलाव आएगा, तो मैंने सोचा ये भी समझ ले तो हम एक और ऐसा ही प्रवीण भाई ना, मैंने बोला ध्रुमिन। ये सेशन हाँ, ध्रुमिन। जरूर आ रहा। हेलो ध्रुमिन ध्रुमिन जी, हाँ, ध्रुमिन भाई भी ऐसा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। तो हम ये आगे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छे दोनों अपने अपने पे काम कर लेंगे। हाँ, बढ़िया, तभी दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि दोनों अपने अपने में काम करेंगे, तभी दोनों साथ काम कर सकते हैं। नहीं तो मैं दूसरे पे काम कर रहा हूँ, दूसरा मेरे पे काम कर रहा है, साथ काम हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे कह रहे थे तू मुझे सब बता देना, मैंने बोला नहीं आप सुनना। बहुत अच्छा, बढ़िया। और कोई नया है? जगदीश भाई। हाँ जगदीश भाई, विश्वनगर ना? ऐसे परिवार में पूरा नहीं। हाँ, नहीं मैं पहचान रहा हूँ उनके बोनी भाई के पिताजी। नहीं, अच्छा, बोनी भाई के पिताजी दूसरे हैं। हाँ महेंद्र भाई है। महेंद्र भाई। मेरा नेटिव विश्वनगर है, दशरथ भाई का फ्रेंड हूँ और इधर अहमदाबाद साइंस सिटी में रहता हूँ और विद्या को 2 साल से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके विश्वनगर में मिला हूँ मैं ना?
कृष्णनगर में भी मिले हैं भैया, और आपको जो पहला 1 महीने का सेशन हुआ 28 दिन का। हाँ हाँ, ठीक, वहाँ भी मिले बढ़िया बढ़िया। आप रहते हैं अहमदाबाद में? अहमदाबाद में। बढ़िया। और वो मेरी श्रीमती जी है। अच्छा जी, नमस्ते। आपका भी एक बार नाम परिचय हो जाए। मीरा बहन, रीना बहन, अच्छा दीना बहन। और टोन में थोड़ा सा अंतर होता है ना गुजराती हिंदी, तो मुझे पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। भी हफ्ते में 2 दिन पठन भी करते हैं जगदीश भाई और सब साथ में मिलके। बढ़िया, बहुत अच्छा। महीने के 8-10 दिन पठन करते हैं, पूरा दिन, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे 5 बजे तक। अच्छा, महीने में कितने बार? 8 दिन होता है महीने में। महीने में 8 दिन, हफ्ते में 2 दिन। अच्छा, कैसे समय निकलता है? बुक पठन करते हैं ना उसमें। ऑफलाइन? हाँ, नहीं इकट्ठा होके सब साथ में 10-12 आदमी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऑफलाइन इकट्ठा होना और पूरे दिन के लिए, तो आपको हफ्ते में 2 दिन टाइम कैसे मिलता है? सबको सब अपने अपने किसी काम में होंगे ना। हाँ, तो कैसे भी करके समय निकालते हैं। प्रायोरिटी बनती है बीएस में निकलती है। उसमें बहुत क्लैरिटी होती है और बहुत अच्छा आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया। घर से टिफिन लाते हैं सब लोग, जी जी, खाना खाते हैं। वही है। सुनील सानवाल जी की ऑफिस है, प्रोवाइड किया होता है। अभी बीजेपी ने शुरू किया है टिफिन बैठक। हाँ। मेरा भाई भी थोड़ा राजनीति में है, वहाँ एमएलए है गोरखपुर में, पूरे इंडिया में चला है। वो बताता है कि अभी टिफिन बैठक शुरू किया है, कैसे सब लोग अपने टिफिन लेके आए। यहाँ तो पहले से आप कर रहे टिफिन बैठक। ज्यादा वोटिंग कैसे हो उसी की टिफिन बैठक है बीजेपी की। हाँ बढ़िया है। देखिए कल उसकी चर्चा किए थे हम लोग कि पॉलिटिशियन जो है ना वो हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में सोचता है। कोई भी पॉलिटिशियन होगा वो नेक्स्ट इलेक्शन को ध्यान में रख के ही सारी योजनाएं बनाता है। क्यों? क्योंकि सरकार वोट से ही बनती है, आप कितने अच्छे हैं इससे नहीं बनती है। ये लोकतंत्र का जो अभी वोटिंग का फॉर्मेट है, इसमें यही एक मतलब अच्छाई है, बुराई है, जो भी कह लीजिए, वोट से ही सरकार बनती है। इसलिए अंततः सारे लोग वोट के लिए काम करते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद, पहले साल जैसे कुर्सी पे बैठे, अगले साल 5 साल बाद फिर से कैसे कुर्सी मिलनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं वोट के लिए। इसलिए बोलते हैं कि पॉलिटिशियन हमेशा नेक्स्ट इलेक्शन को ध्यान में रख के काम करता है। लेकिन हम जैसे लोग जो शिक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, ये सामाजिक कार्य करता है, सोशल वर्क है ये, तो सोशल वर्कर हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख के काम करता है। यानी आज जो मैं कर रहा हूं ये 20 साल 30 साल बाद इसका प्रभाव आएगा, ऐसा सोच के हम कर रहे हैं। हमको कोई जल्दी नहीं रहती है। जैसे हमारे तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। आपके यहाँ भी कुछ ऐसी कहावत होगी। हाँ, तो जल्दी का काम, तो हम लोग शैतान नहीं है, इसलिए बड़े आराम से काम करते हैं। खाली दिमाग शैतान का। परसों जो आपने बात बताई वो भी बहुत बढ़िया बताई। हाँ, जो एजेड लोगों से शिकायत है वो 5-15 साल में मतलब निकल जाएंगे। जो चलाने वाले तो बच्चे हैं। आप एजेड नहीं मान रहे थे। नहीं, वो नेपाल में ऐसा हुआ कि जो लोग नहीं आए थे उनको भी थोड़ा इसका रेफरेंस कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि ये तो खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो नेपाल में जब शिविर चल रहा था तो एक टीचर थे, वो बार बार जो है ना एक ही प्रश्न करते थे कि भैया ये सारी चीजें ठीक है, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, टीचर के लिए अच्छा है और बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो परेशान अधिकारियों से, राजनीतिज्ञों से, ये हमको परेशान करते हैं, इनको जाके बताओ। तो हमने कहा ठीक है, मौका मिलेगा तो बताएंगे। बोले नहीं, पहले उनको बताओ। तो जब कई बार उन्होंने कहा तो मैंने उनसे कहा देखिए अच्छा ये है, सबसे अच्छी बात यह है कि आदमी मरता है। आदमी के साथ सबसे अच्छी घटना है कि आदमी मरता है। तो जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं वो अगर बुरे लोग होंगे तो आने वाले 25-30 साल में चले जाएंगे, 25-30 साल 35 साल। और मैं जिनके साथ काम करने को कह रहा हूं, बच्चों के साथ, ये 25-30 साल में उन्हीं सब जगहों पे आने वाले हैं। तो अगर इनके साथ हम काम आगे 25-30 साल तक कर लिए तो शायद 30 साल बाद कोई ये कहने वाला ना हो कि नहीं जी उनको समझाओ। तो हमारे लिए आसान कौन सा काम है? हम छोटे जो अभी बच्चे आ रहे हैं, जो पीढ़ी,
उस पीढ़ी के साथ हम काम करते हुए आगे बढ़े, तो हम तो 25-30 साल बाद, 40 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद की दुनिया देख रहे हैं। हम तो इतना छोटा भी नहीं देखते। जैसे लोग बोलते हैं एजुकेशन में कैसे आएगा, वहां तो एनईपी है, ये है, वो है, वहां विद्वान बैठे हैं, वो जो है अपने को सुनते नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में अनुभूति पाठचर्या नाम से हैप्पीनेस करिकुलम को लेके गए, तो अब मैं चूंकि वहां से विड्रा कर लिया, क्योंकि नौकरी छोड़ दिया, तो बाकी लोग उस काम को कर रहे थे। अब उस काम को वहां के डायरेक्टर जनरल ने भेजा मनोविज्ञान वालों के पास, जो उनके यहाँ मनोविज्ञान की टीम प्रयागराज में बैठी, बोले आप जाइए वहां प्रेजेंट करके आइए। तो उन्होंने कहा अनुभूति नाम आपने क्यों रखा है, तो साइकोलॉजी का नाम है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं कि मानव स्वयं में तनाव मुक्त नहीं है, परिवार में कलेश में जी रहा है, समाज में भय में जी रहा है, प्रकृति में असंतुलन पैदा कर रहा है, इसका डेटा कहाँ है आपके पास? कौन सा टूल आपने यूज करके इसको टेस्ट किया है? मतलब जो समाज में दिख रहा है उसकी भी टेस्टिंग की जरूरत है। वहां आपने टेस्ट नहीं किया तो कैसे लिख सकते हैं आप कि मानव तनाव में है? ये सारी चीजों को करके उन्होंने उस काम को डंप कर दिया, बंद करा दिया। बोले इसकी जरूरत नहीं, बोले एक कल से गिर रहा है, तो बोले कि ये मेरा काम है, मनोविज्ञान वालों का काम है, ये आपका काम नहीं, आप जाइए यहां से, हम इसको देख लेंगे। तो ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं पॉलिसीज में, जो आपकी बात एक लाइन भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो पद और ज्ञान विशेषज्ञता के लेकर के इतने अहंकार में है कि लगता है कि मैं एमएड और नेट एजुकेशन इसीलिए किया क्योंकि दिल्ली में बात करते, जबकि मेरा बीएड था, मैथमेटिक्स में मेरी एमएससी थी, मास्टर्स था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप जब एससीईआरटी के लोगों के साथ बात करेंगे तो वो एजुकेशन में एमए होते हैं या एमएड होते हैं, तो आपकी बात जब आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आप जब एमएड नहीं है तो सुनेंगे नहीं आपको। तो मैं इग्नू से एमएड किया दिल्ली जाने के बाद 2 साल लगा के, और मेरे 72% नंबर आए। उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, पीएचडी या नेट भी आप करिए, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत करेंगे। तो पीएचडी थोड़ा लंबा काम था, तो मैं नेट किया। नेट अगले साल 2018 में भरा, नेट भी मेरा निकल गया, केवल इसलिए कि मेरी बातें सुने। मुझे कोई जरूरत नहीं थी डिग्री की, लेकिन मेरी बात सुने इसके लिए मैं डिग्री कागज पे इकट्ठा किया, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है ना। जैसे ही बोलेंगे अच्छा बीएड है यार, खत्म काम, नहीं सुनेंगे। तो जो लोग पदों पे, सोम भैया त्यागराज में शिविर ले रहे थे 4000 लोगों का, उसमें एक टीचर ने त्यागराज में ही प्रश्न कर दिया सोम भाई से, क्या आपके पास टीचर्स ट्रेनिंग की कोई डिग्री है, आप बीएड एमएड कुछ किए हैं? सोम भाई बोले नहीं किया हूं। बोले तो फिर कैसे आप टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं, टीचर से बातचीत कैसे कर रहे हैं आप? आपको जब पता ही नहीं है पेडागोजी क्या होती है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे 3 चीजें पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन प्लस पेडागोजी। यही चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं इसलिए जान रहा हूं। तो बोले ये सब आपको नहीं पता है तो आप हमारा कैसे हमको बता सकते हैं? तो सोम भाई तो एकदम आराम से फिर बोले, क्यों भाइयों बहनों, मैं अच्छी तरह से अपनी बात को रख पा रहा हूं कि नहीं? तो बाकी लोगों ने कहा नहीं, आप बात बहुत अच्छी तरह रख पा रहे हैं। तो उनसे बोले भैया मैं यही बताना चाहता हूं कि जो बीएड नहीं किया वो भी अच्छा पढ़ा सकता है। तो ऐसी डिग्री, ऐसे पद, ऐसे जगहों पे बैठे हुए लोग ना सुनने को तैयार नहीं होते। तो बोले कैसे लेके आएंगे आप एजुकेशन में, कैसे लेके आएंगे? वहां एनसीईआरटी में कोई सुनेगा नहीं। हमने कहा हमें किसी को सुनाना ही नहीं, हमें किसी को सुनाना नहीं है। जब प्रचलन में कोई चीज आ जाती है तो सामाजिक बदलाव से, सामाजिक दबाव में चीजें बदलती है। तो आने वाले 100-200 साल में चीजें प्रचलन में आ जाएंगी, सामाजिक दबाव में सारी चीजें बदलेंगी। और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सुन रखा है, पहले तो सुना था, बाद में जांचा भी, अस्तित्व स्थिर है, जागृति, इसलिए मुझे तो कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से चलेंगे। बस ये बात होती रहती है। जी भैया, तो इसको आगे बढ़ते हैं 4:30 क्रिया से। ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ है ना? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल जो चर्चा किए थे, तो
ये 4.5 क्रिया तक हम लोग गए थे। एक चित्रण होता है, दूसरा विश्लेषण होता है, तीसरा चयन, आस्वादन और तुलन आधा होता है। ये कुल मिलाकर के 4.5 क्रिया है। ये 4.5 क्रिया में हम अभी जी रहे हैं। तो 4.5 क्रिया में भौतिक सुविधाएं, क्योंकि इसमें तुलन जो आधा लिख रहे हैं वो प्रिय हित लाभ को ही लिख रहे हैं, इसीलिए आधा कर रहे हैं। तो तुलन आधा है, यानी प्रिय हित लाभ पर है। तो प्रिय हमें जो चीजें हैं, मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए लाभकारी है, तो अगर प्रिय हित लाभ के आधार पर हमारा सारा विचार चल रहा है, तो प्रिय हित लाभ की चीजें हम इकट्ठा करते इसमें चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हमारा सारा विचार प्रिय, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे शरीर के लिए हितकारी है, और जो लाभ का मुझे जिसमें लाभ होता है, उसको लेकर के मैं सारा विचार को चलाता रहता हूं। इसलिए उतने में हमें कोई झंझट नहीं है वो चीजें। इसीलिए अब तक मानव ने सुविधाओं का संसार खूब बढ़िया से खड़ा किया है, क्योंकि सुविधाएं प्रिय हित लाभ वाली ही चीजें कहलाती है। अब दिक्कत क्या है कि प्रिय हित लाभ कर लेने के बाद भी मैं संतुष्ट हो नहीं पाता, क्योंकि मैं किसी को मैं सामान घर में भर लिया, सामान घर में भर लिया, बढ़िया मकान ले लिया, बढ़िया उसमें फर्नीचर लगाया, बढ़िया इंटीरियर बनाया, बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन किया, तो एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड किया, और उस कमरे में 2 लोग जो बैठे हैं उनके बीच में 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 आदमी जो उसके काम अंदर सोफे पे बैठे हैं, उनके विचारों में 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब वो एसी काम ही नहीं कर रहा है। हमें तो लग रहा था एसी से सब ठीक हो जाएगा, हमें लग रहा बढ़िया सोफा से सब चीज ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो नहीं रहा है। यानी आदमी के बीच में जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। आदमी और वातावरण के बीच में गर्मी को हमने शांत करने का बहुत प्रयास किया, कम करते चले गए, उसमें हम कंफर्टेबल होते चले गए, लेकिन आदमी के बीच में गर्मी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। तो कहां पहुंच रहे हैं? प्रिय हित लाभ के धरातल पे उतना ही होगा कि हम अपनी सुविधा, प्रिय हित लाभ की चीजें कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। मानव जो है वो न्यायिक इकाई है, मानव न्यायिक इकाई है, मानव प्रिय वाली इकाई नहीं है। नहीं तो माँ, आजकल तो खैर वो सिस्टम बदल गया, नहीं तो माँ जब रात में बच्चा बिस्तर पर सुसु कर देता था, तो माँ उस गीले पे सो करके बच्चे को सूखे पे कर देती थी। ये माँ को प्रिय था क्या? गीले पे सोना प्रिय है? नहीं है। लेकिन माँ को पता है बच्चा छोटा है और समझदार नहीं, अपने शरीर को संभाल नहीं सकता, वो न्याय वहां देख पा रही। तो मानव न्यायिक इकाई है। आप मुझे गिफ्ट कम दें, मुझे कम खिलाएं, लेकिन बात अच्छे से करेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं 4 जगह बोलता भी हूँ। आप मेरे लिए बहुत अच्छा खिलाएं पिलाएं, बहुत अच्छा सुख सुविधा के सामान इकट्ठा कर दें, बहुत अच्छा मेंटेन कर दें, और मुझसे बात ही ना करें, तो मुझे शायद वो सारा सुविधा भी काटने दौड़े कि बोले यार कहां में फंस गया है। तो बोलते ना 2 रोटी लेकिन इज्जत की, 2 रोटी लेकिन रोटी नहीं भी लेकिन इज्जत मिले। रोटी तो हम खा लेंगे, इज्जत तो दीजिए। यानी मानव न्यायिक इकाई है, मानव सम्मान चाहता है, मानव विश्वास चाहता है, वो प्रिय हित लाभ से उसका पूरा नहीं पड़ता है काम। तो इसलिए हमको जो लोचा है वो हमारी तुलन की दृष्टि में ही लोचा है। तो अभी 4.5 क्रिया में जीते हैं, तो 4.5 क्रिया में जितनी उपलब्धि हमको होनी चाहिए उतनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आगे भी और होती रहेगी। 4.5 की आगे उपलब्धि होती रहेगी, उसमें कोई शंका नहीं। अब अगर हम देखेंगे तो जो तुलन है ये प्रिय हित और लाभ पर आधारित, यानी दृष्टियां जो है प्रिय हित लाभ की दृष्टियां काम करती है तुलन में। उसके आधार पर ही हमारा विचार चलता रहता है, विचार चलता रहता है, विचार चलता रहता है। उसके आधार पर ही हमारी सारी कल्पना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। उसके आधार पर ही हमारे में स्वाद आता रहता है, आस्वादन होता रहता है, और उसके आधार पर ही हम चयन करते रहते हैं, चयन करते रहते हैं, और शरीर के माध्यम से उसको कार्य व्यवहार में लाते रहते हैं, लाते रहते हैं। लेकिन तुलन की जो दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ की ही दृष्टि है, इसके आधार पर हम कार्य व्यवहार करते हैं। अब जो हम देखें तो तुलन की वास्तव में
6 दृष्टियां होती हैं, प्रिय, हित, लाभ, ये तो है ही है। 4.5 क्रिया में 3 दृष्टियां और होती हैं, न्याय, धर्म और सत्य। तो मानव न्याय की कार्य है, मानव व्यवस्था चाहता है, मानव झूठ बोलना नहीं चाहता, झूठ बोलना नहीं चाहता, झूठ उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन मजबूरी में बोलता है। अपने लिए झूठ नहीं स्वीकार है, बोलते नहीं ये बहुत झूठ बोलता है। हम क्या बोलते हैं, बोले नहीं हम तो कभी कभी। अच्छा, लोगों ने क्या किया, अगर किसी से किसी का नुकसान ना हो तो ऐसा झूठ बोलना चाहिए। बच्चों को भी बता रहे हैं, अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है तो झूठ बोल दो। अब हम अभ्यास तो झूठ का ही करा रहे हैं ना। तो सत्य होता क्या है, एक्चुअली झूठ सही क्यों हो रहा है, क्यों हम सही को झूठ, झूठ को सही कह रहे हैं, क्योंकि हमको सत्य पहचान में नहीं आया कि सत्य होता क्या चीज। तो जिससे हमारा काम बन गया वो सत्य है, जिससे काम बिगड़ रहा है वो झूठ है। या कभी हमको कोई सत्य झूठ लगने लग जाता है, कभी कोई झूठ सही लगने लग जाता है, क्योंकि हमको सत्य जो है वो पकड़ में नहीं आया। तो यहां हम सत्य को पकड़ेंगे। तो ये जो 3 है, न्याय, धर्म, सत्य, ये अभी उपेक्षित रहते हैं ज्यादातर मतलब कभी कभार हम संबंध को भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा प्रिय हित लाभ ही कुलाचे मारता रहता है। कुलाचे मारना समझते हैं ना, कुलाचे मारना नहीं समझते हैं। ये बच्चों के लिए और जानवरों के छोटे बछड़ों के लिए ये यूज किया जाता है कि कितना कुलाचे मार रहा है, उछलता कूदता, जैसे बच्चा उछलता रहता, कूदता रहता है, आपस कुलाचे, उसी को बोलते कुलाचे मारता रहता है। तो हमारा सारा कुलाचा प्रिय हित लाभ में ही मारते रहते, इसमें हम कुलाचे मारते रहते। कभी कभी न्याय पे थोड़ा बहुत संबंध पे भी ध्यान जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम ज्यादातर प्रिय हित लाभ से रोमांचित हैं। ज्यादातर हम प्रिय हित लाभ से रोमांचित हैं, अभी हम न्याय, धर्म, सत्य से रोमांचित ही नहीं है, इसीलिए हमारा अध्ययन शुरू ही नहीं होता है। बोलते 10 साल हो गया भैया, कुछ अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि हमारी दृष्टियां अभी प्रिय हित लाभ में ही है, उसी में हम कुछ अच्छा करने लग गए, बस इतना हुआ है। तो संवेदनहीन अगर कहीं थे तो हम ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, इतना ही हुआ है। अभी तो ज्ञान हमारी प्राथमिकता बनी नहीं है। जब ज्ञान प्राथमिकता बन जाती है तो उपलब्धि होना शुरू हो जाती है। तो ज्ञान प्राथमिकता का मतलब न्याय, धर्म, सत्य पहचान में भी आ जाए और न्याय, धर्म, सत्य से हम रोमांचित भी होने लग जाए। तो जो विचार है, विचार का मतलब विश्लेषण, विश्लेषण के पीछे तुलन। तो अभी हमारे अंदर विचार प्रिय अप्रिय, हित अहित और लाभ अलाभ ऐसा ही चलता है। किससे नुकसान होगा, किससे लाभ होगा, कौन मेरे लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या मुझे प्रिय है, क्या अप्रिय है। जो अप्रिय है उससे दूरी करते हैं, जो अलाभकारी है उससे दूरी बनाते हैं, जो अहितकर है उससे दूरी बनाते हैं। हितकर चीजों को, प्रिय चीजों को, लाभकारी चीजों को स्वीकारते जाते हैं। इतना हमारा विचार चलता है। तो जब हमको ध्यान आता है कि नहीं 3 विचार और हैं, तब हम न्याय अन्याय भी देखने लग जाते हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, मैं जो कर रहा हूं उसमें कितना न्यायकारी है और कितना अन्यायकारी है, जो दूसरे मानव को स्वीकार नहीं होता, क्योंकि मुझे ही स्वीकार नहीं है। कोई मेरे पे विश्वास ना करे, ये मुझे ही स्वीकार नहीं है, तो मैं दूसरे पे विश्वास नहीं करता हूं तो उसको भी स्वीकार नहीं। कोई मेरा सम्मान न करे, मुझे स्वीकार नहीं है, तो कोई मेरा सम्मान नहीं करता है तो मुझे भी स्वीकार नहीं होता, इसलिए मैं भी किसी का सम्मान नहीं करता हूं तो मुझे स्वीकार नहीं होता। अब ये करने वाला भाव कहां से आ रहा है, क्योंकि सम्मान मेरे अंदर ही मुझे पहचान में नहीं आया है, विश्वास मेरे अंदर ही मुझे पहचान में नहीं आया है, इसलिए रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर हम शंका में जीते हैं, ज्यादातर हम अपमान में ही जीते हैं। हमको लगता है मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। किसी ने अगर आपसे सामने पड़ा और बोला नहीं, तब भी आपको लगता है मेरा अपमान हो गया। जैसे मैं जतिन भाई को जानता हूं 1 साल से, अब मैं सीढ़ियों से चढ़ूं और जतिन भाई सामने दिखे और मुझे देख के मुस्कुराए भी नहीं और दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाए, तो मुझे लगेगा जतिन भाई को क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हुई थी क्या, है हुई तो नहीं थी। वही लगता है कुछ सोच रहे होंगे, कहीं और दुनिया में थे, या मुझे पहचाने नहीं क्या। जबकि हुआ क्या था, वो मुस्कुराए नहीं थे, छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन हम अंदर उसको कितना पेर रहे हैं, इतना पेर रहे हैं उसको कि जब तक उसका कोई रस न निकाल ले, इतना पेर देते हैं कि रस भी बेकार कर डालते हैं।
जबकि ये घटना हुई थी, उनका ध्यान नहीं आया, बस बात खत्म हो गई। तो हमको वही अपमान लग गया तुरंत, तो हमको तुरंत अपमान लग जाता, क्योंकि मेरे अंदर सम्मान की कोई पहचान नहीं है, इसलिए मुझे असम्मान बाहर से चाहिए, इसलिए मुझे तुरंत अपमान लग जाता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे ही है। जैसे एक रफीक सदानी एक कवि हुए हैं, आजकल शायद निधन हो गया, फैजाबाद के कवि थे रफीक सदानी, बहुत अच्छी कविता कहते थे, छोटे से थे, और वो स्टेज पे जब चढ़ते थे तो मैली कुचैली धोती कुर्ता पहने हुए, भरसक कहीं फटा हुआ हो वैसा पहने हुए चढ़ते थे, और फिर वो सुनाते थे, जियो बहादुर खद्दरधारी। उनकी कुछ कविताएं मुझे याद थी उस समय, जियो बहादुर, नेताओं के लिए लिखे थे, जियो बहादुर खद्दरधारी, तो वो सुनाते थे कविता। तो एक बार हमारे यहाँ कपिल वस्तु महोत्सव सिद्धार्थ नगर, जो नेपाल से सटा हुआ वहां कपिल महोत्सव था, उसमें आए थे। तो जैसे ही चढ़े मंच पे तो अपना बातचीत शुरू की, बोले अभी जब मैं फैजाबाद से सिद्धार्थ नगर आ रहा था तो ट्रेन में बैठा था, तो एक भिखारी चढ़ा, वो सबसे पैसा मांग रहा था, सबसे वो पैसा मांगा, मुझसे नहीं मांगा। तो जब मुझसे नहीं मांगा तो मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन एक दूसरे साथी ने जो साथ में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया भिखारी के ऊपर, बोले तुमने इनसे क्यों नहीं मांगा? तो उसने बड़े प्यार से कहा, स्टाफ से नहीं मांगते। तो भैया सभी स्टाफ है। सम्मान की फीलिंग जब किसी को नहीं है, इसलिए आप अपमान महसूस ही मत करिए। जब कोई सम्मान महसूस ही नहीं कर रहा है तो सम्मान मेरे साथ सम्मान पूर्वक कैसे पेश आएगा? इसलिए सब स्टाफ है, इसलिए उम्मीद मानने की जरूरत नहीं। तो जब तक समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, तो न्याय अन्याय, धर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अभी धर्म हमने कुछ पूजा पद्धतियों को, कुछ दिनचर्या को हमने धर्म बता दिया। ऐसे ऐसे दिनचर्या को तो बोलते हैं ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो धर्म किसी पूजा पद्धति का बनाया हुआ नाम है या संपूर्ण दुनिया में चलता है? हर जगह चलता है। तो अगर धर्म ये शब्द हर जगह है तो इसका अर्थ क्यों अलग अलग है? यानी धर्म कोई रियलिटी होगी, कोई चीज होगी, उसको समझना। तो अगर धर्म पता चले तब अधर्म पता चलेगा। अभी मेरा कोई धर्म है, वो आपका धर्म नहीं है, तो मेरा धर्म आपके लिए अधर्म है। आपका कोई धर्म है जो मेरा नहीं है, तो आपका धर्म मेरे लिए अधर्म है। इसको लेके झगड़ा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा रक्तपात धर्म के नाम पे हुए, सबसे ज्यादा खून बहे धर्म के नाम पे, जबकि सारे धर्म बोलते हैं हम अच्छे हैं, मानवतावादी, सभी धर्म बोलते हैं, कोई भी धर्म जिसको आज कहा जाता है। इसका मतलब है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब है धर्म नाम की चीज समझ में नहीं आई है, पकड़ में नहीं आई है, इसीलिए अधर्म भी पकड़ में नहीं आया। विधर्मी, अधर्मी हम क्यों बोलते हैं? अगर हम पेड़ को काट रहे हैं बेवजह, तो हम धार्मिक है कि अधार्मिक है? अगर मेरा प्रकृति के साथ संबंध पहचान में आ गया है, प्रकृति एक व्यवस्था है जिसमें पेड़ पौधे भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे, मिट्टी पानी हवा भी होगा, यह एक व्यवस्था है, ये मुझे पहचान में आ गया है, मैं ऐसा पहचान करके उसके साथ जीता हूं तो मैं धार्मिक हूं। मैं पानी बर्बाद करता हूं तो मैं धार्मिक हूं कि अधार्मिक हूं? मैं हवा को खराब कर रहा हूं तो मैं धार्मिक हूं कि अधार्मिक हूं? फिर मेरी पूजा पद्धति कुछ भी हो, मैं अगर पानी में गंदा कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं, तो मैं अधर्मी हूं। मैं किसी भी पूजा पद्धति को मानता हूं, क्योंकि पानी के बिना मेरा ही नहीं चलेगा। पानी गंदा करने से मुझे नुकसान होने वाला है, हवा खराब करने से मुझे ही नुकसान होने वाला है, मिट्टी खराब करने से मुझे ही नुकसान होने वाला है, मिट्टी खराब करने से मिट्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा, पानी को खराब करने से पानी को कुछ नुकसान नहीं होगा, हवा को खराब करने से हवा को कुछ नुकसान नहीं। गाड़ी भरी है आप लोग, मुझे ही नुकसान होने वाला, मैं ही खराब कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे धर्म समझ में नहीं आया। तो यहाँ धर्म मतलब व्यवस्था को धर्म बताया है, आगे चर्चा करेंगे। ऐसे ही सत्य क्या है? तो सत्य पता नहीं है, इसलिए असत्य भी पता नहीं है। तो
आपके लिए जो सत्य है मेरे लिए असत्य है, आपके लिए जो सत्य है मेरे लिए सत्य है, आपके लिए सत्य है मेरे लिए असत्य है, मेरे लिए जो सत्य है आपके लिए असत्य हो जाता है। तो बोल दीजिए सत्य नाम की कोई चीज, जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो भी पीएचडी किए हुए हैं, ज्योग्राफी में काफी जाने माने व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि सत्य कोई चीज होती नहीं, वो जगह के सापेक्ष बदलती रहती है। बोले जगह के अनुसार, देश दुनिया के अनुसार बदलती रहती है। हमने कहा कैसे? तो बोले कि जैसे अपने यहाँ जो है शादी भाई बहन के बीच में नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया में कुछ देश का उन्होंने नाम बताया, उनको पता है, मुझे नहीं मालूम, बोला वहां सगे भाई बहन में शादी हो जाती है। तो हमने कहा ये इसका सत्य से क्या संबंध है? ये तो रिचुअल है ना, ये तो एक पारंपरिक चीजें है, इसका सत्य से क्या संबंध है? विवाह एक सत्य है, विवाह सत्य है, क्योंकि विवाह पूर्वक संतान की उत्पत्ति एक होती है जिससे कि धरती में मानव शरीर परंपरा बनी रहे। वो किस विधि से होगी, वो सब अपने अपने अलग अलग तरह की विधि बनाए हुए, जैसा जिनको मिला। जैसे मान लीजिए कोई गांव था, उस गांव के बाद फिर कई 100 किलोमीटर तक गांव नहीं थे, सैकड़ों किलोमीटर तक गांव नहीं थे, यात्रा की कोई सुविधा ही नहीं थी। अब उनको विवाह संबंध करना है कि नहीं करना? तो उन्होंने कुछ तरीके बनाए, भाई हमारे खानदान का नहीं होगा, दूसरे खानदान, या कहीं जिसको दूध उस माँ ने नहीं पिलाया होगा उसको बना लिया, कहीं पर जो और कोई उपाय नहीं था तो वैसा भी कर लिया, परिवार के अंदर ही कर लिया। तो कुल मिलाकर के विवाह एक घटना है, ठीक है, मतलब विवाह एक सत्य है। घटना मतलब उसको घटना हम कह रहे हैं क्योंकि घटित होता है, लेकिन वो सच्चाई है कि पुरुष और स्त्री दो तरह के शरीर धरती पे बने हुए हैं। इस दो तरह के शरीर बनने का कोई प्रयोजन है, नहीं तो एक ही तरह का शरीर होता। उस प्रयोजन को पूर्ण होने के लिए विवाह नाम का एक संस्कार बनाया गया है, पूरी धरती पर है, उसके तरीके सबने अलग अलग बनाए हैं। विवाह सत्य है, संतानोत्पत्ति सत्य है, संतान को ज्ञान संपन्न बना देना ये भी सत्य है। इस प्रकार से सत्य को पहचानना पड़ता है। तो सत्य कोई पहचान में आता है तब हम असत्य को पहचान पाते हैं, या असत्य को हम समीक्षा कर पाते हैं। असत्य पहचानने की चीज होती नहीं है, अधर्म पहचानने की चीज होती नहीं है, अन्याय पहचानने की चीज नहीं होती है। न्याय पहचान में आता है तो अन्याय की समीक्षा होती है, धर्म पहचान में आता है तो अधर्म की समीक्षा होती है, सत्य पहचान में आता है तो असत्य की समीक्षा होती है कि भैया ये वाला हमको नहीं करना है क्योंकि असत्य है, लेकिन सत्य पकड़ में आता है तो अभी विचार ये 6 दृष्टियों से होता है। विचार हम विश्लेषण क्रिया को बोल रहे हैं, उसके पीछे तुलन है, तुलन अभी केवल 3.5 है। तो 3.5 जब केवल रहता है तो 3.5 में जो विचार चलते हैं वो केवल प्रिय हित लाभ आधारित चलते हैं। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तब पता चलता है कि न्याय, धर्म और सत्य की भी दृष्टियां होती है। रेड लाइन को क्रॉस किया, नीचे रेड लाइन के नीचे ऐसा कुछ बनाना पड़ता है ना, क्योंकि हमारा तो ध्यान जाना चाहिए, ठीक से सेट हो जाए। तो ये 6 दृष्टियों से तुलन होता है, जो वृत्ति की क्रिया है। आगे अभी वृत्ति किसको कर रखेंगे। इसी को दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अभी हम करते क्या है, अच्छा लगना मैक्सिमम हो जाए और बुरा लगना मिनिमम हो जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल अच्छा लगना हमारा मैक्सिमम हो जाए और बुरा लगना मिनिमम हो जाए। तो इस पे हम अच्छा लग गया उसको बढ़ाना चाहते हैं, बुरा लग गया उसको घटाना चाहते हैं। अभी हम ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, इसी को कहते हैं। इसके लिए ही सारा विचार है, इसके लिए ही उपरोक्त कुल 6 प्रकार के दृष्टिकोण। अब 6 प्रकार की दृष्टियों से जब तुलन होता है तो क्या मेरे अंदर पहचान में आता है, मेरा जीवन कैसे सस्ता है, इसके लिए अभी हम 4:30 में आएंगे और 4:30 में सुविधा जरूरी होती है। तो टी ब्रेक का टाइम हुआ है तो सुविधा लिया जाए। आज आपने दिखाया नहीं लेकिन मुझे घड़ी दिख गया, क्योंकि अब मैं भी व्यवस्था समझ गया। तो टी ब्रेक के बाद फिर हम लोग इसके आगे की क्रिया को शुरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।